नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का ये खास कार्यक्रम बतकही बिहार की। और बतकही बिहार की में आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उसने भी अपनी लिस्ट जारी की है। जदयू के कुछ लोगों ने नामांकन भी किया है और महागठबंधन के भी एक घटक दल CPI-ML ने अपनी लिस्ट जारी की है। तो हम बात करेंगे इस पूरी लिस्ट पर, उम्मीदवारों पर, और इस पूरी लिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो महागठबंधन में या NDA में अब भी उम्मीदवारों पर पेच फंसा हुआ है, उसकी आखिर वजह क्या है। तो शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी की उस लिस्ट से जिसमें 71 नाम हैं, जिनमें कुछ नाम नए जुड़े हैं, कुछ नाम नए कटे हैं। उसमें कई सारे सामाजिक समीकरण हैं, कई सारे आंकड़े हैं और बहुत सारा गणित है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं तीर्थेश जी आप ही से। 71 नाम। इस नाम से पहले जरा मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं तीर्थेश जी, 101, 101, 6, 6, 29 का फार्मूला बना और इस फार्मूले को लेकर के भी अभी बहस चल ही रही है कि कौन कहां कैसे ऐसे वैसे सब कुछ चल रहा है। इसके बावजूद बीजेपी ने 71 नामों की ये लिस्ट जारी कर दी है। सब ठीक हो गया है क्या अंदर खाने? बीजेपी जैसा लग रहा है, बीजेपी अपना लिस्ट जारी की है तो वो कॉन्फिडेंट है कि अंदर में क्या चल रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नाराज़गी तो है क्योंकि JDU और HAM भी थोड़ा नाराज़ दिख ही रहे हैं। और अभी तक JDU की पहली लिस्ट आई नहीं है, बहुत सारे लोग ने नामांकन भर दिया है। तो इस हिसाब से लग रहा है जो कि खींचतान अभी भी चल रही है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है, अपना लिस्ट जारी कर दी, जो होगा सो देखा जाएगा, इस टाइप वाला हो सकता है। बात अभी भी 100, 101 वाला फार्मूला जो बिग ब्रदर और यंगर ब्रदर वाला, वो अभी भी चल रहा होगा। JDU अभी भी चाह रहे होंगे बिग ब्रदर वाला। चलिए, तो इस पे बाद में बात कर लेंगे। अभी इस लिस्ट के बारे में बताइए कि आपकी ये राजनीतिक समझ क्या कहती है कि 71 नाम। हाँ, 71 नाम में जो अगर हम 2020 से कंपेयर करें, उसके बाद में वाला जो चुनाव में जीते हैं उसका नहीं, 2020 वाला डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। उपचुनाव छोड़ देते हैं, उपचुनाव वाला छोड़ देते हैं। उपचुनाव छोड़कर जो बीजेपी या जीते हैं उसको नहीं लेते हैं, 20 से तुलना करते हैं। तो इसमें 9 बीजेपी MLAs के टिकट कट गए, 54 विधायक को टिकट दिए गए, यानी विधायक जो थे सिटिंग वाले में, यानी 54 प्लेसेस में दिए गए हैं, उसमें 9 का टिकट कटा है। ठीक है। उसमें जो बड़ा नाम है वो नंद किशोर यादव, विधानसभा अध्यक्ष। फिर है ना मोतीलाल प्रसाद हैं जो मिनिस्टर हैं। फिर आपको मिथिलेश कुमार हैं, रामप्रीत पासवान हैं, जयप्रकाश यादव हैं, निकी हेम्ब्रम हैं, अरुण कुमार सिन्हा हैं और अमरिंदर प्रताप सिंह। इन लोगों के नाम कट कर आए हैं। अब जैसे नंद किशोर यादव के बदले रत्नेश कुशवाहा को दिया गया है पटना साहिब। नंद किशोर यादव तो बड़े नाम थे, 7 बार के विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष। उनकी उम्र कितनी है? 78। अच्छा, उम्र पर अगर जाएं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो क्या नहीं, नंद किशोर यादव की उम्र 72 है और अमरिंदर प्रताप सिंह की 78 है, 78 है, और जयप्रकाश यादव 70 के करीब हैं। तो मतलब उम्र का हवाला देकर के बैलेंस किया जा सकता है। और अरुण कुमार सिन्हा 74 साल के हैं। तो ये हैं। और एक सेकेंड, ये मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि इसमें है ना, कुछ जो MLC हैं और बड़े पद पर हैं वहाँ पर, जैसे डिप्टी CM शकुनी चौधरी, वो भी लड़ रहे हैं तारापुर से। शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी उनके बेटे। हाँ, शकुनी चौधरी के बेटे थे सम्राट चौधरी, वो भी लड़ रहे हैं, डिप्टी CM हैं और उनको तारापुर से मिला है। रामकृपाल यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री MP पिछली बार चुनाव हार गए, वो ये दानापुर से लड़ रहे हैं। मंगल पांडे जो MLC हैं, स्वास्थ्य मंत्री जिन पे PK सबसे ज्यादा हमलावर हैं, सिवान से लड़ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू जो कि सीतामढ़ी से JDU MP थे, पहले बीजेपी में थे, फिर JDU में आए, हाल ही दिनों में बीजेपी में आए, सीतामढ़ी से लड़ रहे हैं।
और एक और नाम जो आ रहा है सुजीत कुमार सिंह, जो क्या ये स्वर्णा सिंह के हस्बैंड हैं, खुद IAS ये इनकम टैक्स कमिश्नर भी हैं, इनके फादर MLA थे, वो वहाँ से गौरी बौरम से लड़ रहे हैं। अच्छा। तो ये सब नाम। राजेश जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इस लिस्ट को? क्योंकि मैं जो इस तरीके से देख पा रहा हूँ उसमें ये देख पा रहा हूँ कि इस लिस्ट में 50% से ज़्यादा उम्मीदवार वो हैं जिनकी पूरी आबादी ही बिहार में 10% के आसपास है। जिस भूरा बाल जिसका टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अगर ओपन करें तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला जिसकी हम बात करते हैं, जो लालू यादव के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो, और जिसको लेकर के उन्होंने सफाई दी थी। इस 71 लिस्ट में 35 लोग तो यही दिखते हैं जो भूरा बाल वाले लोग हैं। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि 70 से ऊपर के लोगों को आउट किया, तो 70 से ऊपर के जो है उनको विधायक टिकट दिया गया इस बार, है उसमें नाम। तो ये नहीं कह सकते कि 70 से ऊपर जितने सबको आउट किया गया है उसमें। दूसरा ये कि कई अधिकतर जो चेहरे हैं उनको रिपीट किया गया है, तो इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो जरूर बना रहेगा उन सीटों पर। तो ये एक सीट है। बाकी इक्वेशंस वाइज एक तरीके से बैलेंस साधने की कोशिश की गई है। अगर आप जातीय समीकरणों पर देखेंगे, OBC और अदर जितने सेक्शंस हैं, तो उनको उस पैमाने पर भी लेने की बीजेपी ने कोशिश की है। फिलहाल 71 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है, तो अभी और जो 30 ही बच रहा है ना बीजेपी के कोटे की। बिल्कुल 101 में बिल्कुल। तो लेकिन इसमें इक्वेशंस ऐसा नहीं कह सकते, उसमें साधने की कोशिश की है। साथ में अपने साथ जो इनके अलायंस पार्टनर है, उसमें अब अपकमिंग जो चेहरे हैं सबको अभी इस वक्त रहेगा अभी कि मैथिली ठाकुर समेत तमाम जो और चेहरे हैं वो, लेकिन इक्वेशंस हैं उसमें अलग अलग जो दिए गए हैं उसमें। कुछ कह रहे थे अविनाश, इसमें एक चीज और बता दूं, EBC को 11 EBC टिकट, 20 OBC को टिकट और 6 SC ST को टिकट। तो अगर इसको जोड़ दें तो 37 इस तरफ से। हाँ, वही कह रहा था कि वो 35 इसी तरीके से तो वो हो रहा था। हाँ। आजाद जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बीजेपी के पहले लिस्ट को? क्या इसमें वो जिजीविषा दिखती है इस लिस्ट को देख करके कि बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि वो वाकई बिहार में सरकार बनाना चाहती है और जुड़वा भाई वाली भूमिका में रहना चाहती है? जी बिल्कुल, इसी को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम बीजेपी की जो ये पहली लिस्ट आई है उसके हम प्रोज एंड कॉन्स को देख लें कि क्या इसमें अच्छी बात है पार्टी के लिहाज से और क्या उसमें जो उनके दावे और वादे रहे हैं उनके खिलाफ में। आप ये देखिए कि इस पूरे चुनाव में अभी तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान तक नहीं हो पाया है। ऐसे वक्त में बीजेपी अपना लिस्ट जारी कर चुकी और वो भी 71 सीट, यानी सिर्फ 30 सीट उसको बाकी है। यानी जितनी भी बड़ी पार्टी है, जो 3 बड़ी पार्टी आप मानिए, उसमें ये लीड लेकर चली गई। ये इस पार्टी की अपने आप में जो भी वजह है एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात, चूंकि साथ रहकर भी साथियों को उसकी औकात दिखाना भी राजनीति का एक खेल होता है। अब हाल ये है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से लड़ रहे हैं, यानी उनके आपस के मतभेद सामने आ रहे हैं सीटों को लेकर, और उस झगड़े को सुलझाने का काम बीजेपी कर रही है। यानी बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका के तौर पर बिहार की राजनीति में साफ दिख रही है। और आप ये देखिए कि ड्राइविंग सीट पर इस वक्त बिहार की राजनीति में आज के दिन अगर आप बात करेंगे, जो राजनीतिक जिस तरह से हो रही है उसमें बीजेपी बैठ गई है क्योंकि दूसरे तमाम दल किसी भी वजह से हो लीड लेने में पीछे रह गए। अब दूसरी बात है कि बीजेपी की जो राजनीति रही है और इस टिकट के आप बंटवारे को देखिए, जो उन्होंने टिकट मतलब जो उम्मीदवार उतारे, हाँ, जो घोषणा की है, पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद में यकीन नहीं रखते। पार्टी का ये दावा खोखला, ये ऐलान, ये बात या राजनीतिक मजबूरी साफ झलक रहा है कि पार्टी ने 11 ऐसे नेताओं को, 16 बाद में अपडेट किया, अच्छा 16 ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो परिवारों से हैं। उनमें कई नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से के नेता हैं। जगन्नाथ मिश्रा जो कांग्रेस पार्टी के CM रहे, उनके बेटे नीतीश मिश्रा हैं, झंझारपुर से दिया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ जो हमारे मधुबन विधानसभा सीट है वहाँ से राणा रणधीर सिंह विधायक हैं। वो एक ज़माने में राजद के उनके पिता सीताराम सिंह 6 बार विधायक रहे, 1 बार लोकसभा के सदस्य रहे और मंत्री भी थे, और वो परिवहन मंत्री भी थे। यानी उनके बेटा को, तो ये लिस्ट लंबी है जो दूसरी पार्टियों से इनके यहाँ आए और नवाजे गए।
मतलब पार्टी विद डिफरेंस में डिफरेंस थोड़ा ही रह नहीं गया है। डिफरेंस क्या है, ये तमाम दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। इसी तरह से आप सीट में देखेंगे कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन की बात है, और मतलब पार्टी कहती है कि हमने महिला बिल लेकर आए हैं, उन्होंने महिलाओं को 9 सिर्फ सीटें दी हैं। तो ये 12 से 13% उनको जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसकी आप 33% की वकालत मतलब कानून के तौर पर कर रहे हैं। पार्टी कानून की उसी सहारे पर बैठी हुई है कि अब जब आएगा, जब लागू होगा तब करेंगे, आज आपके हम कल्याण की कोई बात नहीं करेंगे। वो तो मजबूरी में देना पड़ेगा ना, हाँ, स्वेच्छा से तो नहीं दिया आपने। नहीं दिया, मतलब ये एक उनकी चीज है। और जो मैं कह रहा था कि जातीय जो सीट का बंटवारा है, यानी एक बार और ये पार्टी ने साबित करने की कोशिश की है कि ये अपर कास्ट की ही पार्टी है। देखिए इस बिहार में जो सबसे मतलब तादाद भूमिहार की 2.86%, जो 2023 में जो जातीय जनगणना हुई, उनको उन्होंने 11 सीटें दी। 3.65% के करीब ब्राह्मण और राजपूत, यानी ब्राह्मण 0.5% ज्यादा हो या 0.2% के करीब ज्यादा हैं, तो इन उनको दोनों 9 लोग सीटें हो गई। तो ब्राह्मणों को 9 सीटें, और राजपूत को 15 सीटें, तो अवैश्य को 5 सीटें। तो अब इसमें देखिए राजपूत कम से कम आरजेडी का मतलब माना जाता रहा है कि बिहार में आरजेडी के करीब राजपूत ज्यादा रहे हैं। तो एक खेल इसमें यह कोशिश की गई है कि राजपूतों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देके, पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये करीब लाके, और इनको लगता है कि भूमिहार तो हमारे हैं ही, ब्राह्मण तो हर हाल में हैं, तो ये भी इसमें मतलब खेलने की कोशिश की गई है। जो पार्टी के उस मतलब कि हम ईबीसी, ओबीसी और दलित और पिछड़ों की पार्टी हैं या उनके कल्याण की बातें करते हैं, ये बात उनके टिकट के बंटवारे में उस तरह से नहीं दिख रही है। मेरा ये एक सवाल रहेगा, जैसे आपने बोला जो क्या बीजेपी ने लीड लिया, क्या उसको फायदा मिलेगा क्या? इस पर देखिए भी बात- ये तो अब ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो मैं कह रहा हूं कि अभी जो लड़ाई चल रही है बिहार में और जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, मतलब जो राजनीति ऑप्टिक्स का खेल है उसमें बीजेपी थोड़ी सी लीड लेती हुई दिख रही है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे उम्मीदवार आ गए, अब कोई भी उम्मीदवार उतारेगा तो कहा जाएगा कि तो देखो तुमने मेरे देख करके उम्मीदवार उतारे हैं। हाँ, कुछ इस तरीके का भी हाँ खेल हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। अरे मतलब नेताओं के ही क्यों, देखिए उनके नेता अब जो भी लीडर हैं मैदान में पहुंचकर अपने लोगों के बीच पहुंचकर अपना पैगाम देने में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। और चुनाव में ये बात बहुत अहम रहता है कि कौन सबसे पहले और कौन अपनी बात ज़्यादा तक से लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होता है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। अभी देखिए कि महागठबंधन में ये तय ही नहीं हो पा रहा है, पार्टी कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन लड़ेगा, फॉर्मूला ही नहीं और बता टिकट का बंटवारा मतलब सिंबल दिए जा रहे होते हैं। तीर्थ जी कुछ कह रहे थे आप? जहाँ तक ये टिकट बंटवारे वाली बात है, एक बार फिर मैं दर्शक को बताना चाहता हूँ, जो कि अक्टूबर 17 पहला फेज का नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। कल से 3 दिन बचे हैं। अक्टूबर 20 दूसरे फेज का जब चुनाव नवंबर 11 को होंगे तो उसमें 6 दिन बचे हैं। इतने कम दिन बचे हैं तो इस अब यानी आपको 3 दिन में कम से कम फेज 1 का टिकट का बंटवारा कर लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बंटवारा एटलीस्ट करना पड़ेगा, तभी तो लोग नामांकन भाई कागजी कानूनी कार्रवाई भी होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, एफिडेविट आपको बनाना पड़ता है, सारी चीजें होती हैं। इसमें त्योहार का भी सीजन चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। राजेश जी, जैसी कि बात अभी आज़ाद जी ने कही थी रिप्रेजेंटेशन वाली, जातिगत समीकरणों को लेकर के, और जिस तरीके से 71 में 35-36 दिख रहे हैं अगड़ी जाति के, क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि बीजेपी अपने इन वोटरों के जरिए, इन कैंडिडेट्स के जरिए, 35-36 के जरिए खुद को सवर्ण की पार्टी बनाए रखे, और जो उसके सहयोगी दल हैं जैसे जेडीयू है, लव कुश की पार्टी मानी जाती है, चिराग पासवान है, दलित की दलित वोट है, मांझी हैं, दलित वोट है, और इन तीनों के जरिए अपना ओबीसी ईबीसी साध ले और खुद के जरिए वो फॉरवर्ड साध ले, क्या ये भी रणनीति हो सकती है क्या उसकी? देखिए ये तो कटु सत्य है कि कभी भी जो अपर कास्ट है वो इस वक्त आरजेडी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। जब वो अभी भी लोगों के पास वो जहन याद है जिस वक्त लालू यादव ने जो भी चीजें कही थी और जंगल दौर के उसी, हालांकि उसको बार बार वो खारिज करते हैं लालू यादव करते हैं, लेकिन वो वोटर के माइंड में, अपर कास्ट के माइंड में अभी वो ऐसी चीजें घर कर गई है कि अभी भी वो आरजेडी को अगर देंगे वोट तो 10 बार सोचेंगे पहले, जब तक कि उनको लगे कि उनके विधानसभा में उन्हीं की जाति का कोई मजबूत आदमी ना तब तक नहीं करेंगे वोट। दूसरा, तेजस्वी यादव भले ही लाख वो विकास का ढिंढोरा पीटे, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि लोग अभी उनको परखेंगे पहले, और वो उनको अपने टेस्ट करना है, दिखाना है। दूसरा, एक
अगर बात करें अपर कास्ट के बीजेपी को वोट को लेकर, तो आप ये भी देखेंगे कि अपर कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प है नहीं। आप अगर देखेंगे बीजेपी, ये सही है कि बीजेपी को अगर एक ऑप्शन के तौर पर बीजेपी के लिए फर्स्ट कोई पार्टी रही है तो बीजेपी रही है, क्योंकि उनके पास अभी अब जनसुराज को उनको टेस्ट करना है कि जनसुराज उनके लिए क्या कुछ कर रही है। और अब इस तरीके से आप देखें तो दूसरा बीजेपी को कहा भी जाता है कि बनिया और ब्राह्मण बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा ये फैक्टर देखेंगे तो एक तरीके से जिस तरह के टेस्टेड जो पार्टनर है पिछले 20 साल से, वो अगर नीतीश के साथ बीजेपी का कॉम्बिनेशन अगर रहा तो उसके पीछे इन्हीं तबकों का ज़बरदस्त बैकिंग रही है। बाकी भी सपोर्ट रहे हैं, वती पिछड़ा मुसलमान में भी पसमानदा और तमाम फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन इन वर्गों का ज़बरदस्त समर्थन रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें उन फैक्टर्स को भी बीजेपी ने ध्यान में रखा है और उन लिमिटेड विकल्प में मुझे लगता है कि एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन को लेकर उनको उतारा गया है। एक तरह से ये बात सही है जो क्या बीजेपी सब अपना वोट बैंक पहले नज़र रखेंगे। बीजेपी जैसे अग्री की पार्टी है, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है तो उस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को उतारेगी। इसके साथ जेडीयू जो ईबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी के कैंडिडेट्स को ज़्यादा लेंगे। इसी तरह पासवान और एचएएम जो है वो करेंगे। उसके बाद जो बचेगा और सब जाति के कैंडिडेट्स को दिया जाए। क्योंकि एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब 1952 में चुनाव हो रहा था बिहार में, यानी उसमें केंद्र के साथ ही चुनाव हो रहे थे, तो जवाहरलाल वो उस समय भी जातिगत के आधार पर बहुत पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि थी और वो अग्री जाति में ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थ में बहुत लगातार लड़ाई हो रही थी। तो नेहरू जी आए थे उस समय प्रधानमंत्री जो थे बिहार में प्रचार करने। उन्होंने बोला जो क्या मैं किसी ब्राह्मण, किसी भूमियार, किसी कायस्थ या किसी राजपूत के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने नहीं आया। आप जब विदेश जाएंगे तो आप लोग कोई भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत या कायस्थ नहीं होंगे, आप देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ा नाखुश भी थे, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस चलता ही रहा। क्योंकि अब ये भी यही तो नेहरू की आलोचना भी है ना कि भाई नेहरू किसी भी चीज़ को, यहाँ की किसी भी चीज़ को पश्चिमी देशों के नज़रिए से देखते थे और यहाँ पे जाति तो बिल्कुल एकदम हकीकत है। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से कि जाति के बिना यहाँ कुछ हो सकता है। क्योंकि आप देखिए ना, जाति जनगणना बिहार में हुई, हम ये सारी बातें क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें वहाँ का जातिगत आंकड़ा पता है। अगली जातिगत जनगणना के बाद बीजेपी पहले ही कह चुकी है। और अब तो जिसकी जितनी जाति उसका उतना अधिकार की भी बात हो रही है काफी दिन। सोशलिस्ट पार्टी का तो उस समय नारा ही था ना, पिछड़े पावे 100 में से। हाँ, पिछड़े पावे 100। सही बात है। देखिए, ये तो सच बात है कि जो आप आज़ादी के वक्त में अगर आप देखेंगे तो उसकी वजह क्लियर थी कि उस वक्त कायस्थ के दो बड़े नेता जो है ना बिहार में, यानी सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, ये दो कायस्थ के बड़े नेता थे और उनको रिप्रेजेंटेशन जो है उस वक्त ये चाह रहे थे कि हमारे ही लोग जो हैं, जो उस वक्त की राजनीति में ये बात आई थी कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि सीएम का पद जो है किसी तरह से, यानी किसी कायस्थ को ही मिल जाए। और अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत नेता थे, वो उनकी अपनी, वो सीएम के खुद कैंडिडेट थे और श्री कृष्ण सिंह ऑलरेडी जो मतलब बने सीएम, वो भूमिहार नेता थे। और मोहम्मद, यानी ये एक मुस्लिम नेता जो है सैयद साहब थे, तो उनको लेकर अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा कि वो सबसे ज़्यादा काबिल थे और उनको कांग्रेस पार्टी ने मतलब नहीं बनाया। और हम भारत में पहली बार एक तरह से जो एक सेकुलर इंडिया की जो हम बात कर रहे थे, तो वो उसकी नाकामी को भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये इतिहास में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं और होती रहती हैं, लेकिन मौजूदा हाल में ये बदकिस्मती है कि बिहार में अब भी जाति से हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमारे सोचने का, हमारे हर खाने में टिकट के बंटवारे का जाति है और ये होना इसलिए भी जरूरी है। नहीं, लेकिन ये और सब भी राज्यों में है, केवल बिहार में ही नहीं। क्योंकि ये तो बढ़ेगा ना, और ये बढ़ ही रहा है। नहीं, और भी स्टेट में आप देख रहे हैं, हम साउथ तक में इस बात को लेकर सर्वे में हम देख रहे हैं। कर्नाटक में वो कल गया और उनके बीच की बात देखिए, हरियाणा में जाइए तो जाट, दुनिया के हर समाज में जातियाँ, उपजातियाँ या कबायली जो आदिवासी, ये अलग अलग एंगल से याद किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो दिक्कत बिहार में है वो रिप्रेजेंटेशन का ही नहीं है। लालू यादव सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं आए कि उनकी संख्या की बुनियाद पर है। देखिए, उनका जो उस वक्त सवाल था कि यहाँ की अगड़ी जातियाँ बिहार में अपनी पिछड़ी जातियों के साथ
जो भेदभाव करती है वो अत्याचार के लेवल तक था, स्तर तक था, ये सच्चाई थी। अब हालांकि उसके जो रिपकर्शन में जो चीज़ें हुई, ये समाजशास्त्र का रूल है कि जब भी कोई दमन किए हुए कास्ट को सत्ता मिलेगी तो वो भी दमन करेगा। और ये बिहार में हुआ, एकदम साक्षात रूप में हुआ कि लालू यादव की सरकार के दौरान में खासकर सबसे ज़्यादा निशाने पर रहे वो भूमिहार कास्ट रहे। और इसीलिए आज भी बिहार में अपर कास्ट में कोई भी आरजेडी को वोट कर दे, भूमिहार कम से कम उनके करीब कतई तौर पर भी नहीं जाता है। राजपूत तो रहे भी उनके साथ, लेकिन भूमिहार नहीं आता रहा है। हाँ, मैंने खुद पिछले दिनों एक जो है वीडियो देख रहा था, और कोई मोहम्मद कामरान एमएलए हैं शायद, तो एक बरियारपुर करके जो एक गांव था, तो वहाँ पर पूरा गांव ही मतलब भूमिहार का। वो कह रहा है कि मैं मोहम्मद कामरान को वोट दूंगा, लेकिन मैं आरजेडी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे नेता हैं, इसलिए हम उनको देंगे, लेकिन क्लियर है कि ये मेरा वोट यानी उस पार्टी के नेता को है, पार्टी को नहीं है। तो ये बिहार की हकीकत है, और खुल के ये बात कह रहे हैं। होते इसमें हैं। एक चीज़ अब तो और ज़्यादा ये हो रहा है, जैसे देवेश ठाकुर जो एमपी हैं, उन्होंने बोला जब कोई दूसरे कास्ट के आए थे तो आपने वोट दिया क्या मुझे, जब आप यादव और मुस्लिम नहीं दे रहे हैं। देखिए वो तो उनका आप जो कह रहे हैं वो मुस्लिम को लेकर था, तो आप अगर इस एंगल से सोचेंगे तो अब तक के जो भी लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की तरफ से, अभी उसमें एक भी, वैसे भी बीजेपी ने कभी कोई मुसलमान को नहीं देता है, नहीं मतलब ये कह रहा हूँ कि जैसे बिहार देश की राजनीति में ये सवाल उठता है कि मुसलमान वोट नहीं देता है, देखिए टिकट भी नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि हाँ उनको टिकट दिया गया है। 2010 में आपको एक डेटा मिलेगा कि बीजेपी की तरफ से एक मुसलमान बिहार में एमएलए बना था, अब वो देखना पड़ेगा कौन थे नहीं थे। यहाँ तक कि हमने भी जो 6 नाम जारी किए हैं उसमें कई गैर रिजर्व सीटें थी, उसमें भी कोई मुसलमान नहीं है। तो ये तो अभी क्या है कि जो देश की राजनीति है, यानी हमने कहा कि 2010 में बना था, जो मोदी और अमित शाह के काल में जो भारत की राजनीति है, तो उसमें मुसलमान तो है ही नहीं। बिल्कुल ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खराबी है कि संख्या बल में एक ऐसी दिशा में हम बढ़ पड़े हैं कि एक बड़ी आबादी को हम रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल बाहर कर रखा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जेडीयू आ सकती है, लेकिन हम नहीं, कोई नहीं कर सकती है, बल्कि खुद लालू प्रसाद यादव। देखिए अब क्या है कि एक पार्टी के लिए वो जो भी कारण हो, मुसलमान की अपनी गलती हो कि यहाँ हो, एक पार्टी से जब वो अछूत हैं तो दूसरी भी उनको कोई वक़्त नहीं देगी। बल्कि खुद मैं आपको अभी आज कह रहा हूँ कि जब राजद के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी तो राजद के में मतलब मैं कह रहा हूँ जो खासकर यादव और मुस्लिम्स की पार्टी कही जाती है, वहाँ यादवों के टिकट उम्मीदवारों की जो संख्या होगी, जो उनकी आबादी 14% के करीब है, 25% के करीब होगी। और मुसलमानों को जो वोट मतलब जो टिकट दिया जाएगा वो भारत में 7 से 8% का मामला रहता है। हाँ। मुश्किल है वो सीट, चूंकि 10% प्रशांत किशोर ने बहुत ज्यादा मुस्लिम नहीं, प्रशांत किशोर देखिए नई पार्टी की कोई वक़्त नहीं है, और ये सुनहरे वादे हमने कई बार देखे हैं, और ये इन वादों का कोई मतलब नहीं। एक ज़माने में रामविलास पासवान ने कहा था कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, मुसलमान को बनाओ, ये 2005 में इसी पे पूरी सरकार को उन्होंने 29 सीटों का मुस्लिम सीएम बनाने, तो ये सब नहीं, डिप्टी सीएम की बात उन्होंने शायद की थी, नहीं सीएम की बात की थी। तो ये सब जो है ना, ये नारे जब आपको लॉन्च करना होता है तो चूंकि इस देश में एक मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट होता है, उससे आपको राजनीति में आने का बहुत आसान मौका मिल सकता है, क्योंकि हिंदुओं के जो एक्सट्रीम राइट का मामला है वो बीजेपी ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो किसी लॉन्चिंग पार्टी के लिए क्या बचता है कि मुसलमानों को पकड़ो, शायद उधर से कहीं कुछ झुक जाए, कुछ नाराज मिल जाए तो हमारी पार्टी लॉन्च हो जाएगी। और कोई भी आप अगर पूरा इतिहास देखेंगे तो भारत में जब भी कोई अगर पार्टी लॉन्च होती है तो वो मुसलमानों के बहुत करीब होती है। चलिए हम इसको वापस लेकर के आते हैं उस गठबंधन पे जहाँ से ये पूरी बातचीत शुरू हुई थी। बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए, जिसकी बात हमने कर ली मोटा मोटी, हमने उम्मीदवार उतार दिए। जेडीयू ने अभी सिंबल बांटे नहीं हैं, लेकिन अनंत सिंह ने नामांकन अपना कर दिया है। 1000 गाड़ियां और घोड़ा और गाड़ी जो उनका होता है वो सब हो गया। पेच फिर भी फंसा हुआ है, क्योंकि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि गया जी की जो सीटें हमारी थी वो आपने चिराग पासवान को दे दी हैं, तो हम तो अपने 2 लड़ाएंगे। यानी कि 6 इनको कोटे में मिले हैं वो लड़ाएंगे, और 2 ये कह रहे हैं और लड़ाएंगे। इसी तरीके से नालंदा जो नीतीश कुमार का घर है, गृह जनपद जिसको कहा जाए मुख्यमंत्री का, वहाँ भी सीटें चिराग पासवान के कोटे में दे दी गई हैं, जिससे नीतीश कुमार नाराज हैं। ये नाराजगी अभी लंबी चलने वाली है क्या?
ये भारी पड़ने वाली है क्या इस गठबंधन के लिए? ये भारी पड़ सकती है। एक और नाराज़गी जो जेडीयू में ही आया था, जो आपने एग्जाम्पल दिया, उसमें ऐड कर दूं, जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल भागलपुर वाले वो चले गए और नीतीश के रेसिडेंस के बाहर धरना दे दिया। और ये भी कहा जा रहा है जो कि उनको टिकट मिलने के चांस बहुत, वो तो ये भी कहा जा रहा है कि हमारे ही वीडियो के बाद उनका टिकट कट गया है। हमारे ही साथी किसलर ने इंटरव्यू किया जिसमें वो गोली बंदूक की बात करने लगे। वो इतना वायरल हुआ कि उसका समर्थक कह रहा है कि कटवा दिया टिकट तुमने। हाँ, तो इस तरह भी मामले आ रहे हैं। अब देखिए, ये कल जैसे हम लोग ने बात किया था जो कि ये मामला वहाँ पर सीट वाला है, कौन सीट किसको चाहिए, सबको विनिंग सीट्स चाहिए, उसी में पेच फंसा हुआ है। बहुत ज़्यादा सीट का इधर से उधर नहीं होगा, लेकिन विनिंग सीट्स पर सबकी नज़र है। तो इसीलिए ये सब मामले आ रहे हैं जो कि मुझे वो सीट्स चाहिए क्योंकि मैं वहाँ से जीतूँगा, और ये जो सारे आपने एग्जाम्पल दिए ये उसी का नतीजा है। राजेश जी, नीतीश कुमार लग रहा है पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं इसको पर्सनल ले लिए हैं। नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि 115 था तो 101, 2, 5 तक तो हम रहेंगे, और चिराग पासवान जिन्होंने पिछली बार उनको खासा नुकसान पहुंचाया था वो 22 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे, जिसकी बात बार बार हो रही है। सुनने में ये आ रहा है कि नीतीश कुमार पर्सनली मीटिंग कर रहे हैं और संजय झा को उस मीटिंग से भी बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब तो है कि ये गड़बड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो अंदर खाने खबर आ रही है। देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार को भी अब एक रीजनल पार्टीज़ के लिए होता है कि आप अगर मैक्सिमम सीट नहीं जीतेंगे तो फिर आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। हालांकि जेडीयू के लिए इस वक्त ऐसा कुछ चैलेंज है नहीं बिहार में, क्योंकि वो सेंटर में इतनी मजबूत स्थिति में है कि उनके बैसाखी के सहारे से केंद्र सरकार चल रही है। लेकिन फिर भी एक रीजनल दल होने के नाते उनके पास ये चीज़ें हैं कि हम अगर एक से एक सीटें हमें मिली है तो फिर हम कहाँ से कौन से कैंडिडेट्स उतारें, क्योंकि हमें मैक्सिमम सीटों का एक तरीके से स्ट्राइक रेट जो है वो हमें बेटर करना है। तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि हमें कौन से चेहरे उतारने हैं, तो उसमें वो तमाम ऐसी भूमिकाएं हैं जो प्रोमिनेंटली हमें लगता है कि वो खुद आप कड़ी निगरानी के साथ उसको देख रहे हैं कि हमें कौन से फेस लाना है, किसको कहाँ से उतारना है। और एक छोटे, जैसे तीर्थेश जी ने कहा है कि छोटे पार्टी जिसके पास 6 ही सीट है, अब वो आप उसको वहाँ से उतार देंगे या वो सीटें दे देंगे जहाँ से वो जीत नहीं पाए, तो 6 सीट बेकार है उसके लिए। तो फिर उन दलों के लिए, उन छोटे दलों के लिए तो और भी वो ज़्यादा चैलेंज बढ़ जाता है। मान लीजिए आप 15 सीटें लेके उतर रहे हैं, उसमें से आप 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट जीत जा रहे हैं तो बच गए, लेकिन 6 सीट है, 1 सीट हाथ लगी तो क्या करेंगे आप? तो उन दलों के लिए मुझे लगता है ज़्यादा चैलेंज है। देखिए, चैलेंज जो है ना अपनी जगह पर, नीतीश कुमार के लिए जो असल बात थी ना कि ये सच है कि नीतीश कुमार एकदम फुल्ली तौर पर एक्टिव दिख रहे हैं, और जो खबरें छन कर आ रही हैं वो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि संजय झा ने, मतलब जिनके बारे में ये पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के बहुत करीब है, जैसे किसी जमाने बीजेपी में ही थे। हाँ, मतलब नहीं, वो होना अलग बात है, यही कहे थे कि वो बीजेपी में ही है, भले जेडीयू में है लेकिन बीजेपी में ही है। जिस तरह से एक जमाने में ये कहा जाता रहा कि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर होती है बिहार में, उसकी हमदर्दी राजद के साथ हमेशा रहती है। यानी ये सीताराम केसरी से लेकर आप जब भी तमाम जगन्नाथ मिश्र, हाँ, तो उनको लेकर तो ठीक बात जो है संजय झा पर ये बात आरोप एक तरह से है। और इसीलिए नीतीश कुमार को जब असल क्या हुआ कि सीट बंटवारे के बाद जिस तरह से मीडिया का रिएक्शन हुआ, सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन हुआ, उसमें हर जगह जो हेडलाइन लगी वो यही कि नीतीश की जो बड़े भाई की पदवी थी वो छीन चुकी है। और इस पदवी के छिनने से और फिर उनकी पसंदीदा सीटों को चिराग को दिए जाने से वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। और नहीं, लेकिन एक चीज़ ये भी तो है, जब सीट बंटवारा हुआ होगा तो वो नीतीश के ही अंडर में ही हुआ होगा ना, ऐसा नहीं है जो क्या नीतीश कुमार को नहीं। इसी पे आना चाहता हूँ कि अगर ये सीट बंटवारा नीतीश की देखरेख में हुआ है तो आप उन ट्वीट्स को जरा ध्यान से देखिए, सब में एक ही लाइन है, सौहार्दपूर्ण तरीके से ये पूरा बंटवारा हुआ है, टिकटों का बंटवारा हुआ है, सीट फाइनल हो जाएगी, ये हो जाएगा। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले बीजेपी के नेता थे, सम्राट चौधरी, ये कहने वाले थे उपेंद्र कुशवाहा, ये कहने वाले थे चिराग पासवान, ये कहने वाले थे संजय झा। लेकिन नीतीश कुमार जो 10,000 रुपए भी किसी महिला को बांटते हैं तो उसका ट्वीट आता है, फेसबुक पे एक पोस्ट आती है, उन्होंने इस सीट बंटवारे पर कोई एक ट्वीट नहीं किया है। तो इससे तो ये भी जाहिर हो सकता है कि संजय झा को उन्होंने भेजा हो, संजय झा ने ये किया हो सीट बंटवारा, और वो आके नीतीश को बताया गया हो, तब उन्हें समझ में आया हो। बिल्कुल यही बात मानी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से यही बात है,
जो अब तक के सीट बंटवारे में जिस तरह से समझौते की बात दिख रही है, तो नीतीश कुमार के जो खेमे से जो खबर है वो यही बात आ रही है और ये नाराज़गी दिख भी रही है। और अब तक के मामला सुलझा हुआ नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कहा ना कि उसने ये फैसला एक तरह से कर लिया है कि भाई आपको जो करना है आप करो। मैं क्या होता है चुनाव में अब इस मोड़ पर है कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि ये दल टूट जाएंगे, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो चुनाव के आखिरी मोड़ में और देर से फैसले करने में ये आसानी भी होती है कई बार कि किसी को भागने का कोई मौका नहीं मिलता और कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता। हाँ, तो ये है। और देखिए सच बात तो यह है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा या हमको सीटें कम मिली हैं या हम के साथ, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिक्कत यह है कि उनका तो खुद ही राज्यसभा का मेंबर अगले साल खत्म हो जाएगा तो उनको बनना है। मैं ये बता रहा हूँ कि बिहार चुनाव के बाद जो देश में दो बड़ी चीज़ होगी, वो एक होगा कि भाई बिहार में चुनाव के बाद सरकार का गठन होगा और दूसरे केंद्र में जो कैबिनेट है वो रिसफल होगा। ये मतलब मैं खबर नहीं कह रहा हूँ, ये अपना आकलन कह रहा हूँ। और इस मतलब आकलन में होता है बंगाल में चुनाव, अगर नीतीश कुमार नहीं, बिहार चुनाव के बाद भी जो लोग इस हैसियत के होंगे उस हिसाब से उनको नवाजा जाएगा। और अगर जेडीयू की सीटें कम होंगी तो ये बात जो हम आप कह रहे हैं कि जेडीयू की सहारे बैसाखी पे सरकार चल रही है, आप देखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि सारे समीकरण ही बदल जाएं उसमें उस वक्त तक, जब अगर बिहार में नीतीश कुमार अगर बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर उनके लिए राह बहुत मुश्किल होगी। और हम राजनीति में कई बार देखे हैं पूरी दल तक खत्म हो जाती है। तो हालांकि महागठबंधन में तो अभी तक सीट भी अनाउंस नहीं, तो यही तो है तीर्थेश जी कि महागठबंधन में सीट अनाउंस है नहीं, जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार रही है नहीं, कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं नहीं। ये कुछ एक अलग तरीके की भी खिचड़ी पक सकती है क्या? 2 दिन का समय है अभी, 3 दिन का समय है। अब तो ये जैसे CPI-ML ने अपना एक तरफा नाम की 18 उसने कर दिया, वो कहाँ तक जाएगी? वो 40 चली जाएगी, इससे ज्यादा क्या कर पाएगी अगर अकेले उसको लड़ना हो तो सब मुझे लगता है भीतर में प्रोसेस तो चल रहा है। जैसे कांग्रेस की बैठक भी अभी चल रही है, उस बैठक में कैंडिडेट्स और इसके नाम का, तेजस्वी यादव खुद इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, सब वो प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो कम से कम एनडीए निकाल दिए थे, इस इतने सीट्स पर लड़ूंगा, वहीं पर पेच वहां पर फंसा। हो सकता है कि महागठबंधन तो सुलझा ले। मैं जो राजेश जी ये समझना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने संजय झा की बात की कि हो सकता है कि नीतीश ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर उस बैठक में भेजा हो, क्योंकि नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये बात तो अब स्वाभाविक है, कॉमन हो गई है। बिल्कुल, नीतीश जी बार बार जो कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, लेकिन वो नहीं फूंक के पी पा रहे हैं। कैबिनेट में पिछली बार वाला जब हुआ था 2019 वाले में, उन्होंने आरसीपी सिंह को भेज दिया था और आरसीपी सिंह ने सिर्फ अपनी सीट ले ली, बाकी छोड़ दी अपना मंत्री पद। क्या संजय झा के साथ भी यही खेल हो गया है क्या? या संजय झा ने भी नीतीश कुमार के साथ वही दोहरा दिया है जो आरसीपी सिंह ने कर दिया था? कभी जो वहाँ पर प्रेसिडेंट बनता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। कार्यकारी अध्यक्ष तो यही है अब भी। हाँ, जैसे ललन सिंह के साथ हुई कुछ इसी तरह का मामला हुआ था। देखिए संजय सिंह अब क्योंकि संजय झा नीतीश के सबसे भरोसेमंद हैं और विश्वसनीय हैं, और साथ में क्योंकि पार्टी के प्रोमिनेंट हैं। क्या इस सीट बंटवारे के बाद भी सवाल तो ये है ना, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद बैठक ले रहे हैं, संजय झा नहीं है उसमें, और ललन सिंह भी बीच में बैठक छोड़कर निकल गए हैं, जो मेरे पास जानकारी है। लेकिन अब बीजेपी के लिहाज से सोचेंगे तो ये जरूरी है कि एक आप अगर अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि आप हमेशा बिहार में एक वर्चस्व वाली पार्टी रहें। और मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर मौका मिलेगा तो सीएम रिप्लेस करने में 2 मिनट भी नहीं सोचेगी। आफ्टर इलेक्शन अगर गुना भाग में उनको लग गया कि हम अपना सीएम बिठा सकते हैं तो बीजेपी नहीं सोचेगी। तो लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त अगर नीतीश कुमार पूरी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो उन्होंने सोचा था वो सब चीज़ें उस ट्रैक पे नहीं है। ये तो इन्होंने भाप लिया है, जिस वजह से आप कह रहे हैं संजय झा के ऊपर अगर डाउट किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, डाउट की बात नहीं हो रही, ये तो वहाँ चुनावी हलकों में चर्चा चल रही है। ये भी बड़ी बात है क्योंकि मिथिलांचल में सबसे ज्यादा जेडीयू को ही वोट आया था, सबसे ज्यादा सीटें आई थी चुनाव। बाकी सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल किए जा रहे हैं कि 10 अड़े मार्ग से निकल करके और तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठे और वो 1 अड़े मार्ग जा रहे हैं। इस तरह के भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं इस समय। तो अब नहीं, नीतीश कुमार के लिए परेशानी इसलिए भी बढ़ी हुई है कि उनके मतलब भागलपुर के जो मौजूदा सांसद हैं गोपाल मंडल नहीं गोपाल मंडल तो विधायक है, टिकट कटा है। तो सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। सांसद ने बाकायदे तौर पर पत्र लिखा है, सोशल मीडिया पर उसको जारी कर दिया है, और इस तरह से उनके पास कई नेताओं को लेकर ये असमंजस की जो स्थिति है और वो पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं।
तो इसलिए किसी भी नेता के लिए अपनी टीम को अपने साथ नहीं रख पाना ये उसकी नाकामी का मतलब एक उदाहरण होता है। आप कोई भी हो, किसी भी जगह आप लीडरशिप अगर है आपके पास और आप अपने साथियों को वो चीज़ नहीं दिला पा रहे हैं जो उसका वो हकदार है, या आप अपनी पार्टी को टिकट नहीं दिला पा रहे हैं, आपके पास टिकट की संख्या कम है, नेताओं को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दे पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या अपनी सीट ही नहीं बचा पा रहे हैं, आप 14 सीट तो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, और फिर उसके बाद कि वो जो आपके पसंद की सीट भी नहीं मिल रही है। दो चीज़ें इसमें दिक्कत आ रही है, एक तो सीट की संख्या कम है और दूसरे पसंद की सीटों की भी कमी है। तो इसमें नाराज़गी तो स्वाभाविक है, और जिसको उन्होंने डील करने के लिए दिया है वो अब तक के उसके एक्शन से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ है। तीर्थेश जी कुछ कह रहे हैं? यानी इसमें मुझे तो ये लग रहा है जो क्या जब आप बहुत सारी पार्टियों के साथ ये करते हैं, अलायंस करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं जो कि आप अपने दम पर चुनाव निकाल पाए। आप अगर डेवलपमेंट किए हैं जो कि वहाँ बिहार में ज़रूरत है तो उस हिसाब से लोगों तक पहुँचा नहीं सकते हैं। तो ये सब जो कमियां हैं जो भी रूलिंग पार्टी की प्रॉब्लम आती है। अगर आप ज़्यादा पार्टियों के साथ लड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। एकोमोडेशन में प्रॉब्लम एकोमोडेशन में यही हाल वो महागठबंधन में भी, उसका कुनबा तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए अभी तक वो सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन तक लिस्ट नहीं आ पाई है, नंबर हाँ, क्योंकि अगर एक बार उनका हो सकता है कि वो इसी तरीके से सीट वाइज डिसाइड करने के बाद ही ये नंबर भी काउंट करें, ताकि क्योंकि अब उनके पास भी समय नहीं रह गया है, 72 घंटे का समय है अब तो मुश्किल से सबके पास। राजेश जी फाइनल कमेंट। देखिए मुझे इसमें लगता है कि बीजेपी इस वक्त चुनाव को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है और उसने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर दिया, लिस्ट उतार दिया सब। उनको लग रहा है कि भाई हमें मैदान मारना है किसी भी हालत में, और इस वक्त मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोस्पेक्ट में देखें तो महागठबंधन कम से कम एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा फैक्टर था, उसी का फायदा उठा लेते, उतार देते मैदान में। तो वो इस वक्त इसमें महागठबंधन के जितने दल हैं सब इसमें पीछे चल रहे हैं फिलहाल, और इसमें सुपर कॉन्फिडेंट अगर मुझे कोई पार्टी दिख रही है बीजेपी दिख रही है। आजाद जी देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि फिलहाल जो चुनावी रणनीति में जो टिकटों के बंटवारे के मामले में है वो रेस में बीजेपी बंटवारे वाले मामले में आगे चल रही है। और एक चीज़ आप लोगों को इसमें नोटिस कराना चाह रहा था कि जो बीजेपी टिकट बांटती है तो विधायकों का टिकट बहुत ज़्यादा काटती है। बिहार में वो ये काम नहीं कर पाए। गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात में वो 40% विधायक का टिकट मतलब मोटे तौर पर वो काट देती है, सारे के सारे मंत्री का टिकट काट देती है पूरी। लेकिन यहाँ पर हाँ 17% यहाँ पर 17% ही है, वहाँ 40% है। यहाँ पर एक भी मंत्री का टिकट नहीं कटा है। आप गुजरात में देखेंगे 5 से ज़्यादा मंत्रियों के टिकट काट दिए गए थे 2022 वाले चुनाव में, उससे पहले वाले की बात अलग है। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी चिंता है वो 2 जगह है, एक नीतीश कुमार को है और दूसरे महागठबंधन में आरजेडी के और कांग्रेस को है, क्योंकि ये 3 ही बड़े दल हैं जिनको अब तक के सबसे ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। और ये उलझन इनके साथ ये है कि इनके पास नंबर की तो बात आएगी ही, उनको ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि हमको कौन सी सीट मिल रही है और कि यहाँ पर क्या समझौता हो रहा है। तो ये दिक्कत जब तक कि बनी रहेगी और जब नहीं मसला सुलझेगा तो कई सारे आप देखिएगा सारे लोगों ने अपने कागज़ बना के रखे होंगे, आखिरी दिन नॉमिनेशन में देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है ना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, ताकि एक ही पार्टी के कई नेता करेंगे ताकि जिसको टिकट मिले नहीं मिले या फिर उसको निर्दलीय आने का मौका मिले। अंतिम तक पूरा माहौल उलझा रहे। तीर्थेश जी फाइनल कमेंट में यही है जो कि आप 72 घंटा जैसे आप बोले समय है, इसी 72 घंटे में सब पार्टियों को डिसाइड भी करना है। यानी महागठबंधन को तो सबसे ज़्यादा और जेडीयू को अपना ये नाम भी अनाउंस करना है जितने भी सीट्स पर है। तो इसमें अब पेज कितना है मुझे लगता है जो कि आज रात या कल सुबह तक इन लोगों को सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है इस पूरी बातचीत को कि सारे गठबंधन के लिए, चाहे वो एनडीए हो या चाहे महागठबंधन हो, यही रात अंतिम, यही रात भारी होने वाली है। इसी में इन्हें तय करना है कि कौन कहां से लड़ेगा, ये बीजेपी जेडीयू को तय करना है, और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये महागठबंधन को तय करना है। तो आज की इस बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव।